हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वीसीपी पैटर्न के बारे में। अब आपने देखा होगा कि वीसीपी पैटर्न एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है और आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। जब भी आप कैंडलस्टिक्स या आप पैटर्न्स देखते होगे तो वीसीपी जरूर आता है। और वीसीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। इनफैक्ट कई ट्रेडर्स सिर्फ एक ही पैटर्न को ट्रेड करते हैं, वीसीपी पैटर्न को। भी वीसीपी के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन या आगे इसके बाद पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हो, प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम लोग एक बार एग्जांपल्स वगैरह से समझते हैं और फिर हम चार्ट्स पे भी उसको चेक करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि बीसीपी पैटर्न है क्या। देखिए, बीसीपी पैटर्न का जो मतलब होता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न होता है। ये जो जो फेमस ट्रेडर थे मार्क माइनोविनी ने, इन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया। वो बेसिकली इसी में ट्रेड करते हैं, जिनका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो वो इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं, इसी पैटर्न के थ्रू उन्होंने जो भी किया है इस पैटर्न के थ्रू किया है। तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये उन्होंने इसको इम्प्रूव किया था। इस पैटर्न को क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि देखो, एक बेसिक चीज होता है कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन होता है, पैटर्न होता है, जिसमें कब धीरे धीरे प्राइस जो है एब्जॉर्व हो रही है, सेलिंग को एब्जॉर्व करती जाती है। एब्जॉर्व करते 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 फिर एक टाइम उसका ब्रेकआउट पॉइंट आता है, पिवट पॉइंट आता है। तो उस पॉइंट पे बाय करते हैं इसको जनरली। तो जैसे कि आप एग्जांपल से देख रहे हो कि देखो यहाँ पे सेलिंग हुई, अच्छी खासी सेलिंग हुई यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस थोड़ी ऊपर गई, फिर सेलिंग हुई। बट अब की बार सेलिंग थोड़ी कम हुई, आप देख रहे हो। हाँ, सेलिंग कम हो रही है, हाई लो का फॉर्मेशन बन रहा है। फिर एक बार और सेलिंग हुई, बट इस बार सेलिंग काफी कम हुई है, सिंगल डिजिट में आ गई। तो ये जो था ना, ये एक पिवट पॉइंट बन जाता है इसका। और फिर इसके बाद जो वो आता है वो ब्रेकआउट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है। तो अब इस सेलिंग में क्या होता है, धीरे धीरे अब इसको समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो भी करेक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि टाइम टेकिंग करेक्शन होता है थोड़ा। तो और जो इम्पेशेंट लोग होते हैं, जो मतलब कि जिनको जल्दी जल्दी कमाना है, जो सोचते हैं कि मैंने आज पैसा लगाया, आज ही कमाओ, निकल जाऊं या एक दो दिन में निकल जाऊं, तो उन लोगों को ये धीरे धीरे बाहर करती जाती है। वो अपना अपना जो भी होता है शेयर्स को बेचते जाते हैं और बाहर करती जाती है। फिर अब जैसे अब जब पहला करेक्शन हुआ, फिर प्राइस ऊपर की, तो अब आपको लगा कि नहीं भाई, अब प्राइस ऊपर आ गई है तो अब तो चलो ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने जैसे एंट्री करी, फिर देखा फिर प्राइस नीचे आ गई। तो फिर आपको फील होता है, अरे यार मैं ही खराब हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैंने एंट्री करी, एंट्री करते ही प्राइस नीचे आ गई, अभी तो ऊपर जा रही थी। फिर आप उसको देखते नहीं हो, उस चार्ट को छोड़ देते हो, स्टॉक को ही छोड़ देते हो कि भाई इसमें करना ही नहीं ट्रेड। फिर आपने मान लो देखा या आपने होल्ड किया, मान लो आपने कर लिया, चलो भाई आप एक स्टेज आगे थे, आपने सोचा कि चलो मैं करके रखता हूँ। फिर आपने देखा प्राइस बढ़ रहा है, बट फिर वापस आपने जिस पे बाइंग किया था उसी के आसपास आके प्राइस फिर जाने लगी नीचे। तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि नहीं यार, ये तो ऊपर आने की सोच ही नहीं रहा है, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, मेरा चार्जेस वगैरह भी लग रहे हैं, या टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो मैं इससे निकल जाता हूँ, कोई और शेयर देखता हूँ। तो ये जो इसका मेन काम होता है वो यही होता है कि सेलिंग को धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करता जाता है। जो इम्पेशेंट लोग होते हैं या इम्पेशेंट बायर्स होते हैं, उनको बाहर निकालता जाता है। ये इसका एक बेसिक तरीका होता है, क्राइटेरिया होता है। अब इस पैटर्न में क्या होता है कि तीन चार T1 T2 T3 भी होता है, T4 T5 भी हो जाता है कई बार। तो इसमें क्या होता है कि जो पहली करेक्शन होती है वो आपका 20 से 25% के आसपास होती है। फिर जो सेकंड करेक्शन होती है वो 10 से 15% के आसपास होती है। और जो थर्ड करेक्शन होती है वो 5 से लेकर 8% के आसपास होती है। तो जो करेक्शन होती है धीरे धीरे कम होती जाती है, उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी कम होते जाते हैं। तो ये वीसीपी पैटर्न होता है। अब अब देखिए, अब देखिए बीसीपी पैटर्न कहाँ फिट होता है। देखिए, मार्केट का आपको चार स्टेजेस पता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, मार्कअप फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और मार्कडाउन फेज होता है, डिक्लाइन फेज होता है। तो एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि मार्केट, जैसे आप कोई भी शेयर लोगे या कोई भी आईपीओ आएगा, कुछ भी आएगा, तो एक स्टेज पे अक्यूमुलेट हो रहा होता है, लोग उसे बाई कर रहे होते हैं धीरे धीरे। फिर बाय करने के बाद उसमें जब अच्छे लोग पैसा लगा देते हैं, इंस्टीट्यूशन पैसा लगा देते हैं, तो एक टाइम के बाद बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक्यूमुलेशन से निकल के तो स्टेज 2 में जाता है। अब बढ़ता रहा तो अब जिंदगी भर तो बढ़ ही नहीं सकता कोई स्टॉक, ये तो आपको ही पता है, एक ना एक टाइम उसको नीचे आना ही होता है। तो वो जब नीचे आता है ना, तो वो फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाता है। वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सेलिंग आने लग जाएगी, हाईज बनने बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर जो वो उसके बाद फाइनल फेज आएगा, डिक्लाइन फेज हो जाएगा। मतलब उसमें से चलो सबने अपने, जैसे मान लो किसी का टारगेट था 50% प्रॉफिट करने का इस शेयर से, इंस्टीट्यूशंस का, किसी का था 100% करने का, किसी का था 40% करने का। तो उन सबका टारगेट अचीव हो चुका होता है और फिर वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके निकलने लगता है, तो उसका डिक्लाइन फेज आ जाता है, मतलब वो फिर गिरना शुरू हो जाता है।
तो ये 4 फेजेस में ही मार्केट काम करता है, शेयर्स काम करते हैं, हर चीज़ इन 4 फेजेस के लाइफ साइकिल बोला जाता है इसको। ये लाइफ साइकिल होता ही होता है। कोई भी शेयर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये लाइफ साइकिल आपको नहीं मिलेगा। तो ये अल्टीमेट लाइफ साइकिल है जो हो रहेगा रहेगा हर शेयर के अंदर। तो इसमें देखो अब क्या होता है कि स्टेज 1 होता है, बेस होता है। बेस में क्या होता है कि साइडवेज होता है, उसमें लोग धीरे-धीरे पैसा लगा रहे होते हैं। अब और किसी को उतना वो इंटरेस्ट नहीं होता उसमें पैसा डालने का अपना। जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं या जो नॉर्मल होते हैं मार्केट में, वो इसमें पैसा नहीं करते। रिटेल वाले इससे दूर रहते हैं। क्योंकि देखो एक्युमुलेट तो हो रहा होता है बट वो एक फेज में चल रहा होता है, एक साइडवेज फेज में चल रहा होता है। तो साइडवेज फेज में हमें नहीं पता ना वो कब तक रहेगा। हो सकता है 1 साल रहे, हो सकता है 2 साल रहे, हो सकता है 4 साल रहे, हो सकता है 5 साल भी रहे। अब जो नॉर्मल रिटेलर है उसको इतना पैसा, इतना पेशेंस तो होता नहीं है, तो वो इतना टाइम तो होल्ड नहीं कर सकते। अब जो नॉर्मल ट्रेडर है वो तो चाहेगा भाई कि मेरा मैंने आज पैसा लगा तो महीने भर में मेरा इतना हो जाए या हफ्ते भर में इतना हो जाए। वो ये सोच के नहीं रहता है कि 5 साल बाद इतना हो जाए। वो इन्वेस्टर होता है, नॉर्मल आदमी नहीं होता है। और इन्वेस्टर्स भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, उनको भी तो पहले पता होना चाहिए ना कि हाँ इसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। अब आपने पैसा लगा लिया, मान लो वो 10-10 साल एक ही साइडवेज रहा, तो मान लो उतना ज्यादा बढ़ा नहीं, तो उनको अलग तरह से देखना पड़ता है उन्हें। तो जनरली इसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहते हैं। स्टार्टिंग के जो फेज होता है उसमें इंस्टीट्यूशन रहते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। फिर सेकंड फेज होता है, ये होता है आपका एडवांस फेज होता है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है हर ट्रेडर के लिए जो होता है। ये जो स्टेज 2 देख रहे हो आप, ये स्टेज 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, ये हो जाता है। तो कहने होता है इसी फेज में जो भी है पोटेंशियल, जो भी कमाई है, सब इसी फेज में, इसी स्टेज में है। तो इसी स्टेज में सारे वीसीपी बनते हैं, सब कुछ होता है, यहीं पे सारा कुछ काम होता है। फिर आपको थर्ड का फोर्थ का कोई काम नहीं है। फोर्थ का काम उनके लिए जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ऑब्वियसली। तो बट वैसे कोई काम नहीं है। तो आप देखो दो चांसेस आपको मिलते हैं, एक तो एक्यूमुलेशन का मिलता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन का मिलता है। एक्यूमुलेशन के बाद जो लॉन्ग ट्रेडर्स है उनके लिए आ जाता है स्टेज 2, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो शॉर्ट सेलर्स है उनके लिए आ जाता है स्टेज 4। तो अपना अपना स्टेज होता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4 फेजेस हो गए। अब क्या होता है देखो वीसीपी में, वीसी में क्या होता है, कंट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया था वो होता है। अब उसमें ना कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे T1, T2, T3, T4। T4 देखो बहुत कम चांसेस होते हैं बट बन भी जाते हैं मोस्टली। T3 मतलब 3 बार सेलिंग ऑब्जॉर्व होती है, उसके बाद वो पिवट ब्रेक कर देता है। तो हम इसको स्टैंडर्ड 3 मान के चलते हैं, और बाकी 3 से 5 भी हो सकते हैं। तो अप टू 5 चांसेस होते हैं कई बार। फिर मान लो मार्केट उतना अच्छा नहीं रहा, चेकआउट आ गया या कुछ भी हो गया, बुरा न्यूज आ गया, तो वापस वो एक और बना देता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जब भी देखोगे एक पुल बैक आपको मिलता जाएगा वीसीपी पैटर्न में, और धीरे धीरे वो करके एब्सॉर्ब करता जाएगा। और साथ के साथ वॉल्यूम पे भी आपको नजर रखनी होगी। जो वॉल्यूम्स होते हैं वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे पहले में बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है तो वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा। आप देखो ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ सेलिंग हो रही तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहाँ सेलिंग कम हो रही तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, फिर यहाँ पे आता है वॉल्यूम एकदम कम हो जाता है। तो वॉल्यूम भी कम होगा, इनका मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। प्राइस का और वॉल्यूम का एग्रीमेंट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर एग्रीमेंट है तभी वो वीसीपी पैटर्न, अगर डिसएग्रीमेंट है, अब मान लो T4 में आ गया, वो T3 में आ गया, अब वॉल्यूम ये वाली दिख रही है आपको, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर सेलिंग बहुत कम हो रही तो वॉल्यूम भी बहुत कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर मान लो सिर्फ 5, अगर 100 में से 5 लोग बेच रहे हैं तो वॉल्यूम उसी हिसाब से होगा ना। अगर 100 में से 5 लोग बेच रहे हैं, या तो 5 के 5 ही सारा शेयर लेके बैठे हुए थे, उन्होंने ही बेचा इसलिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गई। अगर उन सब ने बेच दिया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें शेयर में, तभी वो वॉल्यूम ज्यादा हुई है। तो एग्रीमेंट हमेशा होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है ना, ये क्राइटेरिया है जो मार्क माइनर ग्रीन ने इसको पॉपुलर किया था वीसीपी पैटर्न को। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, होगा तो मैं ये जो टेम्पलेट है छोड़ दूंगा इसमें लिंक में, तो आप ले लेना वहां से। तो अब इसमें क्या है कि प्राइस जो है ना 150 डे और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए पहली बात तो प्राइस एक्शन में। फिर जो 150 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। फिर जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो कम से कम 1 महीने तक ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि अभी जस्ट ऊपर हुआ है। एटलीस्ट 1 महीने तक ऊपर होना चाहिए, उससे ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और है, जो 50 डीएमए है वो आपका 150 200 के ऊपर होना चाहिए, मतलब उसका क्रॉसओवर होना चाहिए। ऐसा है कि ऐसा नहीं हो कि 50 वाला ऊपर है नीचे आ है, या उसके ऊपर 150 वाला उसके ऊपर 200 वाला, नहीं। करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, कोमा में होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस। उसके बाद एटलीस्ट
प्राइस को तो 25 से 30% होना चाहिए अबव 20 वीक लो से ऊपर होना चाहिए। जो उसका लास्ट जो 52 वीक का लो था उससे कम से कम 25 से 30% ऊपर होना चाहिए प्राइस को एटलीस्ट। और ये जो 52 वीक का हाई था या नहीं था, अगर सपोज हाई बन चुका है तो उसके रेंज में 25% के आसपास ही करेक्शन होनी चाहिए। मतलब उसमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखो 25% तक का करेक्शन नॉर्मल करेक्शन माना जाता है। ज्यादा बुरा डीप करेक्शन नहीं आता। हाँ, अगर कोई 40% नीचे है, 50% नीचे है, तो वो डीप करेक्शन हो गया, तो उससे दूर रहने की कोशिश करो आप, ठीक है। और RS है ऑब्वियसली उसका स्ट्रांग होना चाहिए। और CRS हो गया, बाकी चीज होगी वो होनी चाहिए। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा 50 DMA के आसपास प्राइस होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। क्योंकि देखो ये तो होना ही चाहिए, तो ये तो आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो आप। जब भी आप देखोगे 200 DMA, 150 DMA का क्रॉसओवर होगा, 150 उसके ऊपर होना चाहिए और 50 उसके भी ऊपर होना चाहिए। तो ये आपको देखना ही देखना है। अब देखो इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और रिस्क क्या होता है। तो आपको जैसे पता है कि BCP का जो फाइनल स्टेज होता है, जो फाइनल एकुमुलेशन पैटर्न होता है, वो सिंगल डिजिट में होता है, 5 से 8% होता है। तो ऑब्वियसली आपका जो स्टॉप लॉस होगा हमेशा 5 से 8% या सिंगल डिजिट में ही होगा। ये ध्यान रखना। तो बाई पॉइंट क्या होगा, जब उसका रेजिस्टेंस जोन होता है VCP का, वो जो ब्रेक हो जाता है उसके ऊपर जो वॉल्यूम बन जाती है, तो उसका जो वॉल्यूम बना उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होता है। वो होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये हो गया। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वही होता है जो 7 से 8% के आसपास आपको मिलेगा। अगर आपने टाइट, जब मान लो आपने 4T पे लिया है तो उसका SL और छोटा हो जाएगा, 3 से 4% भी हो सकता है। कई बार बहुत अच्छा कंट्रैक्शन होता है तो विद इन 5% के आसपास ही SL लग जाता है। तो वो आप कर सकते हो। अब इसमें गलतियां क्या क्या करते हो ये देखो। अब जो VCP है ना उसका एक प्रॉपर एक सेटअप होता है। अब ऐसा नहीं कि आपको चार्ट पे दिख गया ऐसे थोड़ा कम तो VCP होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। VCP का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो आपको देखना ही पड़ेगा। आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि वो आपके क्राइटेरिया से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि 200 DMA के नीचे प्राइस है बट वो VCP बना रहा है, मे भी वो जा सकता है ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे बन रहा है तो नहीं जाएगा। हमने ऐसा कोई शोर नहीं रहता कभी भी मार्केट में। बट वो हमारा क्राइटेरिया में नहीं आता है, वो हमारे चेकलिस्ट में नहीं आता है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। एक दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं कि गलती से हम लोग मतलब बीच में एंट्री करने की सोचते हैं। हमें लगता है कि चलो 2T तो बन गया, 30 तो बनेगा ही बनेगा। अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमें पता है इन चीजों के बारे में। तो हम उसके बीच में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमने जब तो पूरा पैटर्न डेवलप नहीं हुआ हम बीच में चले गए, तो बीच में एक रिस्क हो जाता है। वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होते हैं कंफर्मेशन जब तक आप प्रॉपर नहीं मिलता, जब तक आपको तीनों टी क्लियर नहीं बन जाते, पिवट ब्रेक नहीं होता, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते हो। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इग्नोर करते हैं वॉल्यूम्स को। अब आपने VCP बनते हुए तो देखा, बट आपने वॉल्यूम के साथ एग्रीमेंट ही नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि जो वॉल्यूम है ना वो उसके हिसाब से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने ऐसी एंट्री कर ली, आपको लगा कि भाई VCP बन रहा है, कोई नहीं रिस्क नहीं हम चलता है इतना, तो वो तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। तो वो भी एक गलती होती है, वो भी पैटर्न का पार्ट नहीं होता है। एक और गलती क्या होती है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा ले लेते हैं हम लोग। अब कई बार होता है ना कि VCP से ब्रेकआउट होगा तो कई बार बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा जो कैंडल होती है बहुत ज्यादा बुलिश होती है, तो गैप बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ऐसे केस में आपको एंट्री नहीं करनी है, भले VCP आपके हिसाब से बना है, VCP ने ब्रेकआउट भी दे दिया है, सारा कुछ एग्रीमेंट में, तब भी आप एंट्री नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि उसका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 to 10% हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसके पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक होगा तब आप एंट्री करोगे, ठीक है। और एक तो बेसिक चीज है, हाँ ये तो कभी करने का सोचना भी नहीं है। स्टेज 1 और स्टेज 4 में VCP बन रहा है, उसमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। स्टेज 1 एक्युमुलेशन फेज होता है, कितना भी VCP बने, कितना भी हेड एंड शोल्डर बने, कितना भी कोई भी पैटर्न बने, कोई कुछ नहीं होने वाला उसका, वो उसी रेंज में रहेगा, ठीक है। और स्टेज 4 डिक्लाइन फेज होता है, उसमें कुछ भी बनता रहेगा, उसको डिक्लाइन होना है तो डिक्लाइन होगा ही होगा। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये PDF होगा, थोड़ा बहुत हम चार्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे भी लेके चलते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो, ये है ना आपका, जैसे कि पैटर्न हम ढूंढेंगे, पैटर्न सब VCP का पैटर्न होता है, हम डेली में देखना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना मूविंग एवरेजेस यूज करना है। आप जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है सपोज 50, जैसे दो प्लॉट हो गए, ठीक है। अब मैंने 50 का किया हुआ है और एक मैं वो कर देता हूँ, 150 का कर देता हूँ, सेकंड वाला। और सेकंड वाले का मैं
ठीक है। तो अभी देखो इसका क्रॉसओवर नहीं हुआ और एक आपका 200 डीएमए का कर देते हैं। ऐसे में करना सिंपल मूविंग एवरेज कर दोगे आप। ये वाला सिंपल मूविंग एवरेज आप कर दो। इसका लेंथ 200 कर दो। सो क्लोज ही रखो। और जो भी कलर देना है आपको इसका अपनी मर्जी से आप ऐसे ये देना चाह रहे हो। आ, ये हमने चलो ग्रीन ही दे दिया इसको। ठीक है। तो ये देना चाह रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो। एक एग्जांपल है, जैसे आईडीए का शेयर है, पास में हम चल के देख रहे हैं। तो देखो 50 डीएमए के पास आप देख सकते हो कि प्राइस पहले यहाँ पे गिरी। ठीक है। फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर है, फिर यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब होने लगी, ये देख रहे हो। सेलिंग जो है यहाँ पे absorb हुई, फिर यहाँ पे थोड़ी और सेलिंग हुई, फिर यहाँ पे हाँ थोड़ा करेक्शन हुआ ज्यादा, फिर यहाँ पे सेलिंग, फिर एब्जॉर्ब हुई, फिर यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। यहाँ पे बीच ने उसे शेकआउट किया। 50 डीएमए के पास नीचे ले गया एक दिन के लिए, फिर नीचे ले जाके फिर उसने प्राइस को ऊपर किया। तो शेकआउट एक तरह का ये होता है कि जो जैसे कोई आदमी, जैसे मान लो कि सपोज पता है कि चलो भाई यहाँ पे एक बीसीपी पैटर्न डेवलप हो रहा है, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ एक पल के लिए। अब आपने देखा, आपको फील हुआ कि यार यहाँ पे तो प्राइस ने बहुत अच्छा काम किया है, देखो यहाँ पे ना वीसीपी पैटर्न बन रहा है। अब जैसे कि ये तो आप देख रहे हो ये बीसीपी पैटर्न बन रहा है क्लियरली। फिर ये इसका पिवट हो गया। तो ये आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये वीसीपी पैटर्न है। तो अब आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा। अब आप इसको ना वेट करो, आपको तो पता है कि भाई अब तो ये टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वीसीपी पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम भी देखो यहाँ पे पुल बैक में वॉल्यूम लो है। यहाँ पे जब भी पुल बैक हो रहा है वॉल्यूम देखो लो है, देख लो कितना लो जा रहा है वॉल्यूम, देख लो। मतलब नाम का ही कोई बेच रहा है इसे। और जब बाइंग हो रही है तो देख रहे हो बड़े बड़े वॉल्यूम्स, देखो यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है। पुल बैक लो हुआ, फिर पुल बैक लो हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग भी चल रही है। तो आपने देख लिया इसको। अब क्या है ना कि अब तो इंस्टीट्यूशन को जब प्राइस बढ़ाना होता है ना तो कई बार शेकआउट भी करते हैं। तो वो वही शेकआउट था, वो वीक हैंड्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि जो वीक हैंड्स हैं वो मतलब हमारे साथ ट्रेड में नहीं बने रहे। तो ये रीजन से वो शेकआउट करते हैं। तो उन्होंने एक बार शेकआउट किया, 50 डीएमए के पास नीचे ले गए प्राइस को, एक बार ऊपर ले गए। ऊपर से भी उन्होंने स्टॉप लॉस हंड कर लिया, नीचे से भी उन्होंने स्टॉप लॉस हंड कर लिया, दोनों तरफ से चेकआउट दिया। फिर प्राइस को थोड़ा साइडवेज रखा और फिर देखो यहाँ पे कितनी बड़ी मूव आई, देख रहे हो। तो अब इसमें आप क्या करते हैं पता है, देखो इसमें आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि हाँ शेकआउट्स होते हैं या आपने समझा है, तो 50 डीएमए के पास आप एक दिन वेट कर सकते थे। कई बार वो 2 से 3 दिन भी शेकआउट रखते हैं, प्राइस को नीचे ले जाते हैं और कई बार ऊपर जाके ट्रैप भी करते हैं। तो दो चीजें होती है। या अगर आप नए हो, आपको पता है कि भाई बीसीपी पैटर्न बन गया बट ये ब्रेक हो गया, आप सिंपल से एग्जिट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने देखा यहाँ से आपने स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे आपने यहाँ कहीं लगाया, आपने देखा कि भाई आपका पैटर्न ब्रेक हो गया, आप निकल जाओ, स्टॉप लॉस हो गया निकल जाओ। फिर आप नजर रखो इस पे, इसको जाने मत दो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वीसीपी बना हुआ था। लोग गलती क्या करते हैं कि लोग ना ट्रेड जब नहीं चलता ना उनके फेवर में तो वो स्टॉक को देखना ही छोड़ देते हैं, उससे एग्जिट कर जाते हैं। जब आपको पता हो कि भाई यहाँ पे वीसीपी पैटर्न बना है, प्राइस ने सेलिंग एब्जॉर्ब की है, लो वॉल्यूम पे बना है, इन बाइंग हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइस गिरे। गिर तो सकता है बट क्या वो गिरा है या वो फेक गिरा है या सही गिरा है, ये तो आप चेक करोगे ना। कंफर्मेशन तो लोगे ना कि आपने जब किसी नॉलेज के बेस पर ट्रेड लिया, अब आपने कुछ किया, तब वो रीचेक करोगे ना, उसको रिवैल्यूएट करोगे ना कि मे बी आपकी गलती थी या वो शेयर की गलती है, किसकी गलती है, ये तो आप देखोगे, या आप ओवरऑल मार्केट की गलती है। तो आपने देखा मार्केट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही आपकी और शेयर के बीच में। तो आपने देखा कि अच्छा, आपने इसको नजर रखा कि चलो भाई मैं यहाँ एग्जिट कर गया, फिर आपने देखा प्राइस नीचे गई, फिर आपने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर आपने देखा कि ये क्या है, तो प्राइस अगले दिन ही रिक्लेम कर गई, 50 डीएमए को वापस आ गई। फिर आपने देखा भी ये प्राइस नीचे नहीं जा रही है, इसको तोड़ नहीं रही है यहाँ पे, बल्कि फिर लो वॉल्यूम पे साइडवेज हो रही है। ठीक है। फिर आपने कहा कि चलो ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि नहीं भाई प्राइस मतलब वो शेकआउट था, क्योंकि ये नीचे गई, अगर इसको गिरना होता तो ऑब्वियसली तोड़ के नीचे जाती, वो तो गई नहीं, वो सब वीक हैंड्स को बाहर निकाला।
फिर प्राइस धीरे धीरे वापस अपनी रेंज में आई, वॉल्यूम लो किया उसने और फिर वहां पे वापस रेजिस्टेंस लेवल के पास आई, उसे तोड़ा और फिर ऊपर गई। तो अब आप ऐसे टाइम में क्या कर सकते थे, आपको ये ब्रेकआउट होता है फिर आपको दोबारा आप एंट्री करते हैं। अब भले आपने यहाँ पे 2-3%, 4-5% का लॉस ले लिया होगा, देखो मान लो ये था, यहाँ गई प्राइस, अब तो वापस आपने यहीं पर लिया था, तो आप यहाँ पे नीचे आते हिट हो गए तो निकल गए हो गए आप, तो आपका ज्यादा कोई लॉस तो हुआ नहीं होगा। मान लो यहाँ निकल गए होंगे तो 5-6% का लॉस हुआ आपका, मान लेते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे एसएल लेके निकल गए होंगे क्योंकि आपने एंट्री की थी इस पे, तो ज्यादा आपका लॉस नहीं बना होगा, वही 5% का लॉस बना। ठीक है, तो आप 5% के लॉस पे निकल गए यहाँ पे। फिर आपने देखा कि फिर इसने ब्रेकआउट किया है और वापस बेस बना दिया, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री लोगे और फिर आप एंट्री लेते तो आप देखो यहाँ से आपका कितना होता, 50% का गेन होता। तो अगर आपने इस शेयर को, अगर आपने उस शेयर को नहीं निकलने दिया होता अपने वॉच लिस्ट से या इसको फॉलो किया होता, तो आपका जो 5% का लॉस है जो हुआ था वो आपको 50% का गेन दिलाता। समझ रहे हो आप? तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ वीसीपी पैटर्न। तो वीसीपी इससे सबसे ज्यादा ट्रेडेबल पैटर्न है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे से अकोमुलेशन होता है, उसमें वीक हैंड्स को बाहर निकाल दिया जाता है और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती है। ये एक रीजन होता है वीसीपी पैटर्न का। तो आप वीसीपी पैटर्न को ट्रेड करो, आप इसको चेक करो, जहां जहां वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको देखो आप। जैसे कि आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दिया, ये चीजों का कि कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये मैं इसको अटैच कर देता हूँ, तो आपको जो जिसको भी चाहिए वो आप प्लीज ले लेना। ओवरऑल ये था वीसीपी पैटर्न के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा टफ नहीं लगा होगा, ज्यादा चीजों का ध्यान नहीं रखना आपको, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। अगर उसके अलावा आपको अगर रूल्स पे स्टैंडर्ड पर नहीं आ रहा है तो कितना भी टेम्पटिंग लगे आप मत करना, रिस्क लेना। अगर रिस्क लेना आपको लगता है तो आपकी मर्जी है, बट अदरवाइज अगर पैटर्न रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो वो पैटर्न जरूरी नहीं तो सक्सेसफुल हो, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और भी चार्ट्स पे देख लीजिएगा, अभी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे चार्ट्स पे एग्जांपल मिलते जाएंगे। हमेशा परफेक्ट वीसीपी पैटर्न नहीं होता है, आपको कई बार देखोगे आप चार्ट्स तो आपका आई सेट होता जाएगा धीरे धीरे करके, तो वो देख लेना। और अगर आप जैसे ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज करते हो उसमें एक टेम्पलेट क्राइटेरिया होता है मार्क माइनो विनी का, वो आपको अगर वीसीपी पैटर्न किसी पे बन रहा है तो वो आपको बता देगा कि इस पे वीसीपी पैटर्न बन रहा है, तो वो सर्च करके आप उसको यूज कर सकते हो। इनिशियली जब आपका आई सेट हो जाएगा तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे वीसीपी पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये वीसीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से इसे बता दूं। आप प्लीज देखो इसको, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन आता है कुछ आता तो मुझे बताना, और या तो मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।